गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के सेशन में हमने कवर किए थे सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD। 80CCD में 3 थे, 80CCD 1, 80CCD 2, 80CCD 1B, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB। इतने हमने कल कवर किए थे। आई होप सबको समझ में आए होंगे। सबको समझ में आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 80E से। तो 80E क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको 80E का डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन सा? रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सिर्फ इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो हमें 80E का डिडक्शन एवरी इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। अब डिडक्शन क्या मिलेगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो पे करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। लोन किसके लिए लिया होना चाहिए? किसकी एजुकेशन के लिए? या तो खुद की, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, और एनी पर्सन फॉर हुम द एसएससी इज ए लीगल गार्जियन। इन लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो 80E का डिडक्शन मिलेगा। किसके किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और एनी पर्सन फॉर होम द एसएससी इज ए लीगल गार्जियन। किसी का लीगल गार्जियन है तो उसका इंटरेस्ट पे किया तो भी मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। प्रिंसिपल का कहीं पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। Deduction is allowed for a maximum period of 8 years starting from the year in which first payment of interest was given। तो ये डिडक्शन कितने साल तक मिलेगा? हमें 8 साल तक मिलेगा। फॉर एग्जांपल लोन लिया है इन द ईयर 21-22, 21-22 में हमने लोन लिया है तो आने वाले 8 साल तक हमें डिडक्शन मिलेगा। 8 साल के बाद इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। जिस साल हमने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया उस साल से पहला इंटरेस्ट हमने 21-22 में पे किया तो 21-22 में मिलेगा, उसके बाद आने वाले 7 साल और मिलेगा। 8 बार हमें डिडक्शन मिलेगा, इसके बाद इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप 80E इज क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80EE। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट हमें 80EE में भी क्लेम करने मिलेगा। एक इंटरेस्ट हमें मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, एक इंटरेस्ट हमें मिलेगा यहाँ पे। अब मैं बताती हूँ ये कैसे अपने को लेना है। पहले ये सेक्शन समझते। 80EE एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों को मिलेगा। डिडक्शन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हमने लोन लिया है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इसका इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो उसका डिडक्शन हमें 80EE में मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख तक अपने को इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन दी है, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही 80EE का डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है? लोन हैज़ बिन सेंक्शन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021। पहले 2020 तक रखा था, अभी 21 तक कर दिया। तो लोन जो सेंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक मिलना चाहिए। ये 2 साल के अंदर अंदर अगर लोन सेंक्शन हुआ है तो ही इसका डिडक्शन हमें मिलेगा। अब आगे क्या कंडीशन दी है? एसडीवी जो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से कम होनी चाहिए। अप टू 45 लाख, 45 लाख से कम या फिर 45 लाख तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रही तो फिर हमें EEA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? एसएससी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ लोन सेंक्शन। जिस दिन हमारा लोन सेंक्शन हुआ उस दिन एसएससी के पास और कोई घर नहीं होना चाहिए और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशन आ गई। 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है लोन सेंक्शन होना चाहिए 2019 से 31 मार्च 2021 तक। दूसरी कंडीशन है एसडीवी जो वो 45 लाख से कम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? एसएससी के पास दूसरी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम डिडक्शन कैसे लेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का लोन पे कर रहे हैं हम हाउस प्रॉपर्टी का, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1.5 लाख मिल जाएगा 80C में प्रिंसिपल अमाउंट। बाकी का लोन हम का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो समझो 3.5 लाख है। 3.5 लाख है
तो 2 लाख तक का डिडक्शन वो हम सेक्शन 24B में ले लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में अप टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड होता है अगर ओन प्रॉपर्टी है तो। रेंटेड में तो ज़्यादा मिलता है, उसमें 2 लाख का लिमिट है। 2 लाख तक हम उसमें ले लेंगे। बाकी का जो 1.5 लाख बचा वो हम 80EEA में ले सकते हैं अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। इस तरह से हम डिडक्शन ले सकते हैं। पहले हमें सिर्फ वो 2 लाख ही क्लेम करने मिलते थे, अब हम वो 2 लाख प्लस 1.5 लाख इधर भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80EEB, ये भी इसके जैसा ही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो, तो उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हमें इसमें दे रही है। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट सबको मिलेगा, इंडिविजुअल होना चाहिए। डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए हमने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन हमें 80EEB में मिलेगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1.5 लाख। इसकी कंडीशन क्या है? लोन हैज़ बीन सैंक्शन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। इसमें 2 साल और दे दिए। पहले वाले में था 1 अप्रैल 2019 टू 21, इसमें है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। इस पीरियड के बीच में अगर लोन सैंक्शन हुआ है तो फिर हमें 80EEB का डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1.5 लाख। दोनों ही डिडक्शन इंटरेस्ट के लिए था, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए नहीं थे। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80QQB। QQB में क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन मिलती है ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का नहीं मिलेगा, उसके अदर देन टेक्स्ट बुक जो भी बुक्स उन्होंने ऑथर जिसके वो ऑथर हैं उनके ऊपर उनको जो रॉयल्टी मिली है उसका डिडक्शन हमें इसमें मिलेगा। इसमें एसएससी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल। इसमें नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। डिडक्शन क्या मिलेगा? रॉयल्टी इनकम ऑफ ₹3 लाख, रॉयल्टी इनकम या फिर ₹3 लाख, विच एवर इज़ लेस। अगर रॉयल्टी इनकम हमारी 1.5 लाख है, डिडक्शन है अप टू 3 लाख, तो हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर हमें रॉयल्टी इनकम 4 लाख है तो 3 लाख तक की इसको रेस्ट्रिक्ट किया तो मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख मिलेगा। आगे क्या बोला है? हाउएवर रॉयल्टी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी इग्नोर्ड। अगर 15% से एक्सेस में रॉयल्टी मिली है तो फिर उसको हमें इग्नोर करना है। अभी ये अच्छे से समझो कि हमें रॉयल्टी मिली है 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से हमें रॉयल्टी मिली है, तो फिर जो बाकी का जो 5% है उसको हमें कम्प्लीटली इग्नोर करना है। समझो हमें रॉयल्टी मिली है 12 लाख। 12 लाख इज़ 20% ऑफ द लास्ट ईयर बुक सोल्ड, तो 20% के हिसाब से हमें रॉयल्टी मिली है 12 लाख। तो हमारा 15% कितना हो जाएगा? 15% हमारा हो जाएगा 9 लाख। तो 9 लाख के हिसाब से हमें रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है। 9 लाख को कमाने के लिए हमने एक्सपेंसेस इनकर किए, समझ लो 5 लाख, तो हमारी रॉयल्टी इनकम कितनी बची? 4 लाख। तो फिर 4 लाख के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 4 लाख या फिर 3 लाख, विच एवर इज़ लेस। तो हमें रॉयल्टी का डिडक्शन मिलेगा 3 लाख। समझा ये चीज़? हमेशा रॉयल्टी एक्सपेंसेस को जो हम 15% कैलकुलेट करते हैं उसके बाद में एक्सपेंसेस अपने को माइनस करने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन से हमें रॉयल्टी मिली है, डिडक्शन अलाउड इफ़ रॉयल्टी ब्रॉट टू इंडिया विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर 6 महीने के अंदर इनकम इंडिया में लेके आया तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80 RRB। QQB के बाद RRB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। पहले वाली थी ऑथर्स को, ये वाली पेटेंट के ऊपर। एसएससी कौन? इसमें भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, पहले वाले में भी रेसिडेंट इंडिविजुअल था, इसमें भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है। डिडक्शन क्या मिलेगा? रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज़ लेस, सेम रॉयल्टी इनकम या फिर ₹3 लाख विच एवर इज़ लेस। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें वो 15% वाली कंडीशन नहीं डाली है, पहले वाले में 15% की कंडीशन थी। 15% से एक्सेस जो भी मिला उसको इग्नोर करो और 15% कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस करो, फिर उसको 3 लाख से कंपेयर करो। इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है।
रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, डिडक्शन अलाउड इफ रॉयल्टी ब्रॉट टू इंडिया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेम कंडीशन, दोनों में सिर्फ 15% वाली कंडीशन का डिफरेंस है। बुक्स हैं, ऑथर है तो 15% की कंडीशन, नहीं तो फिर पेटेंट के ऊपर 15% की कंडीशन नहीं है। ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट सेक्शन आता है ATTTA। ATTTA ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन किसको किसको मिलता है? इंडिविजुअल और HUF, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो सबको मिलेगा। डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, उसको ATTTA का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000। 10,000 तक का डिडक्शन है इस सेक्शन पे। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और FD पे जो इंटरेस्ट मिला उसके अगेंस्ट ATTTA में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर हमें इसका डिडक्शन मिलेगा। आगे क्या बोला है? एज पर सेक्शन 1015 इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3,500 पर ईयर शाल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। 3,500 का हमें डिडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। समझो हमें पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आया 10,000 में से 3,500 इज़ ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, वो तो हमारी इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा। बाकी का बचा 6,500 का डिडक्शन हम ATTTA में ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन सेविंग बैंक अकाउंट के लिए नहीं है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लिए। तो 3,500 इज़ ऑलरेडी एग्जेम्प्ट। एंड इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट है तो ये 3,000 एक के लिए 3,000 है, जॉइंट अकाउंट हो गया तो फिर ये लिमिट भी डबल हो गई। लिमिट डबल होकर कितनी हो गई? एग्जेम्पशन शाल बी अलाउड अप टू ₹7,000 पर ईयर, तो 7,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,500 तक का। ये इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इसको डिडक्शन के अंदर नहीं लेना, यह अपने इनकम का पार्ट ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आ गया। ये सेक्शन मैंने जल्दी इसलिए करा कि ऑलमोस्ट सबके प्रैक्टिकल यूज़ में आता है तो सबको पता रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है ATTTB। ये ATTTA था, अभी TTB। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ये किसको मिलेगा? ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। डिपॉजिट्स के ऊपर 50,000 तक का इंटरेस्ट जो मिला है वो इस सेक्शन में हमें डिडक्शन मिलेगा। डिपॉजिट कौन सी होनी चाहिए? इसमें से पहले क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स कौन सी होनी चाहिए? सेविंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और एनी अदर डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट हो जिसके ऊपर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन ने पैसा डाल के रखा है फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट से सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन है ATGG। डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट के लिए इसमें डिडक्शन है ATGG। इसमें SSC कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट चलेगा। इंडिविजुअल कौन सा? मस्ट नॉट बी रिसीविंग HRA और RFAC, मतलब ना तो उसको एम्प्लॉयर से HRA मिलता होगा, हाउस रेंट अलाउंस, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये दोनों ही अगर एम्प्लॉयर से नहीं मिलते हैं तो ही ATGG का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन के लिए 3 कंडीशन है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ये तीनों में से जो कम रहेगा वो डिडक्शन हमें मिलेगा। ₹5,000 पर मंथ, या तो 5,000 पर मंथ का डिडक्शन मिलेगा, या फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 25% ऑफ द GTI का 25% उतना मिलेगा। या फिर थर्ड कंडीशन क्या है? रेंट पेड, जितना रेंट हमने पूरे साल भर में पे किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड GTI। आगे वर्ड यूज़ किया एडजस्टेड GTI, पहले वाले में डायरेक्टली GTI था 25% ऑफ द एडजस्टेड GTI, उसमें भी एडजस्टेड GTI था, इसमें भी एडजस्टेड GTI है। तो हमें अभी एडजस्टेड GTI किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है? GTI एज रिड्यूस्ड बाई, मतलब जो हमारी पाँचों हेड की इनकम टोटल करने के बाद में जो GTI आती है, पाँचों हेड का सम, वो GTI बन गई। GTI में से क्या माइनस करना है? GTI में से LTCG और STCG। LTCG कौन सा? 112 है, दोनों LTCG इसमें से माइनस करना है।
STCG अंडर सेक्शन 111A वाला माइनस करना है, एंड ऑल डिडक्शंस, सारे डिडक्शंस माइनस करने एक्सेप्ट 80GG। तो बाकी के जितने भी डिडक्शन हमने क्लेम किए अभी तक वो सारे हटा देने GTI में से, माइनस LTCG STCG दोनों माइनस करने हैं। जो बाकी का अमाउंट अपना बचेगा वो हमारा होता है एडजस्टेड GTI। इसका मतलब हमने पांचों हेड की इनकम ली, उसका सम लिया GTI, 80GG को छोड़ के बाकी के सारे डिडक्शन ले लिए। 80GG हमें एट द एंड लास्ट में कैलकुलेट करना है। 80GG को छोड़ के बाकी के सारे डिडक्शन माइनस कर लिए। जो अमाउंट आया उसमें से ऊपर हमने LTCG STCG जो ऐड किया था कैपिटल गेन में, उन दोनों को भी माइनस करना। उसके बाद जो आया वो हमारा एडजस्टेड GTI हो जाएगा। फिर एडजस्टेड GTI का एक कंडीशन में हमें 25% कैलकुलेट करना है, एक कंडीशन में हमें रेंट पेड माइनस 10% कैलकुलेट करना है। फिर एक कंडीशन थी हमारी ₹5000। फिर तीनों में से जो मिनिमम रहेगा वो उतना डिडक्शन हमें 80GG में मिलेगा। इसके लिए कंडीशंस क्या है? इंडिविजुअल शुड नॉट हैव एनी हाउस इन हिज नेम और स्पाउस नेम और माइनर चाइल्ड नेम और in the name of HUF of which he is a member at a place where he ordinarily resides and perform duties of his office or carries on his business or profession। अब इसमें क्या बोला है कि उसके नाम पे, उसके स्पाउस के नाम पे और माइनर चाइल्ड के नाम पे, मेजर चाइल्ड के नाम पे रहेगा तो चलेगा, माइनर चाइल्ड के नाम पे जहाँ या और HUF के नाम पे, इन चार लोगों के नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो अहमदाबाद में ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल, अहमदाबाद में उसके नाम पे, स्पाउस के नाम पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे और HUF के नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए, तो ही ये डिडक्शन मिलेगा। अगर वहाँ पे घर है तो फिर उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। Assessee may have house at any other place but it should not be self occupied, that is it may be let out or vacant। Assessee का दूसरा घर हो सकता है, समझो कि वो बंदा है महाराष्ट्र का, ड्यूटीज़ कर रहा है वो अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में घर हो सकता है, लेकिन वो अगर अपना कंप्यूटेशन बनाएगा उसको भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाता है और अहमदाबाद में वो डिडक्शन भी ले रहा है। तो एक ही बंदा दो जगह नहीं रह सकता ना एक साथ, तो फिर या तो महाराष्ट्र वाले घर को वो वेकेंट दिखाएगा या फिर लेट आउट दिखाएगा, और अहमदाबाद में जहाँ पे वो रह रहा है उसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, उसके लिए वो 80GG का डिडक्शन ले सकता है। ये सेक्शन क्लियर? कंडीशन अच्छे से कैलकुलेट करना प्रॉपरली। 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80GGB। 80GG के बाद 80GGB। 80GGB में क्या बोलता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। सीधा याद रखो, अंबानी को, रिलायंस को, रिलायंस बीजेपी को ये देता है, चंदा वगैरह देता है, मोदी को अपना अंबानी चंदा वगैरह देता है, उसमें उसको डिडक्शन मिलता है, इसीलिए वो इतना चंदा वगैरह देता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगा 80GGB में। 80GGB में डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडियन कंपनीज को डिडक्शन मिलेगा। 80GGB में कंपनीज को है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? सम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी अदर देन थ्रू कैश। इसमें कोई लिमिट नहीं डाली है गवर्नमेंट ने। पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं जितना देना है उतना देते रहो, पूरे का डिडक्शन मिलेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि कैश में नहीं दो, चेक से दो, बैंकिंग मोड से दो, कैश में नहीं दो। जितना भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे उतने का पूरा डिडक्शन तुम्हें मिलेगा। ये था 80GGB। नेक्स्ट आता है 80GGC। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। GGB में कंपनीज के लिए था, GGC में एनी पर्सन, कोई भी दो सबको डिडक्शन मिलेगा। असेसी कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन कंपनी, क्योंकि कंपनीज को 80GGB में मिल रहा है, इसमें कंपनीज को छोड़ के बाकी सब लोगों को 80GGC में मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? सम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी अदर देन थ्रू कैश। कैश को छोड़ के बाकी सब मोड में दिया, जितना भी तुम दोगे उतना पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा।
अभी लास्ट सेक्शन हमारा बचता है 80G, डोनेशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। इन लोगों को डोनेशन दिया तो हमें 80G का डिडक्शन मिलेगा। 80G में हमारी अलग अलग 4 कैटेगरीज करी हुई है, तो वो चारों कैटेगरीज हमको देखनी है। उसके बाद हमको डिडक्शन कितना मिलेगा उसमें वो देखते हैं। हाँ, तो इसमें पहले कंडीशन क्या है, डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल द एसएससी फॉर डोनेशन मेड टू एलिजिबल फंड और इंस्टीट्यूशन। किसी एलिजिबल इंस्टीट्यूशन को हमने डोनेशन दिया है तो उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन इन काइंड शाल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। काइंड में अगर दिया है, जैसे आप कोई मंदिर वगैरह में जाते हैं, कंबल वगैरह बांट के आते हैं या फिर कपड़े बांट के आते हैं, तो उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डोनेशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ एक्सीडिंग ₹2000 अनलेस सच सम इज पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश। 2000 तक अगर आपने कैश में भी पे किया तो भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो फिर आपको कैश में पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर देन कैश मोड में ही पे करना पड़ेगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन के लिए हमारी 4 कैटेगरी। अब इसमें से पहली कैटेगरी क्या है, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ये हमारी 18 लोग हैं, इन लोगों को डिडक्शन दिया, इन लोगों को डोनेशन दिया तो हमारा पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा। ये आप लिस्ट याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। दूसरे वाले जो हमारी 4 लोग हैं इनमें क्या है, 50% डिडक्शन मिलेगा, इसमें भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। जैसे आपने 1 लाख का डिडक्शन 1 लाख का डोनेशन दिया तो स्ट्रेट अपने को 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। बाकी के जो 2 कैटेगरी हैं इनमें क्वालिफाइंग लिमिट है। थर्ड कैटेगरी है, इसमें 2 लोग आते हैं, दोनों को जितना भी डिडक्शन आपने दिया। थर्ड कैटेगरी में क्या है, 100% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और फोर्थ कैटेगरी में क्या है, 50% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये चारों के नाम आप अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन लेक्चर है तो नाम सिर्फ रीड करने हैं। अब लास्ट की 2 कंडीशन में क्या थी कैटेगरी में, क्वालिफाइंग लिमिट। अब हमारी क्वालिफाइंग लिमिट क्या है वो बता दें। द एलिजिबल डोनेशन रिफर्ड टू इन थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी शुड बी एग्रीगेटेड and the sum total should be limited to 10% of the adjusted gross total income। adjusted gross total income की 10% तक की हमारी लिमिट हो जाएगी, जो थर्ड और फोर्थ में जो क्वालिफाइंग लिमिट है वो। हाँ, तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में जो भी है वो हमारा जो हमारी एडजस्टेड GTI है उसके 10% से ज़्यादा डिडक्शन हमें थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में नहीं मिलेगा। समझो कि हमारी क्वालिफाइंग लिमिट आई 1 लाख। 1 लाख में से हमारा थर्ड कैटेगरी में हमने डोनेशन दिया 70,000 एंड फोर्थ कैटेगरी में डोनेशन दिया 40,000, तो 1 लाख हमारी क्वालिफाइंग लिमिट आई। क्वालिफाइंग लिमिट में से पहले 70,000 हमें मिल जाएगा 100% डिडक्शन, तो उसमें से 70,000 माइनस करने के बाद हमारी क्वालिफाइंग लिमिट बची 30,000 की। फोर्थ कैटेगरी में हमने डिडक्शन दिया है 40,000 का, 40,000 का डिडक्शन दिया है तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट हमारी 30,000 की बची, तो फिर उसका 50% हमें 15,000 का ही डिडक्शन मिलेगा अगेंस्ट दैट 40,000। वही एडजस्टेड GTI इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, सेम है एडजस्टेड GTI का एज रिड्यूस्ड बाई LTCG एंड STCG अंडर 111A एंड ऑल डिडक्शंस माइनस कर लेने हैं एक्सेप्ट 80G। आई होप आपको 80G क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर लेना लोगों के साथ।